सभी को मेरा विनम्र और हार्दिक प्रणाम। आज से 7 दिन के लिए हमारा यह जो व्यक्तित्व विकास शिविर और कार्यकर्ता विकास शिविर, ये दोनों शिविर प्रारंभ हो रहे हैं। तो साहजिक स्वाभाविक है कि हम व्यक्तित्व विकास की धारणा पहले उसमें समझने का प्रयास करें। अभी जब भी हम व्यक्तित्व विकास कहते हैं तो जो सर्वसाधारण रूप से हमें समाज में दिखता है, बताया जाता है, वो व्यक्तित्व विकास ही हमारे ध्यान में आता है ना। वो सारी एडवर्टाइजमेंट भी हम देखते हैं कि बाकी सारे क्या ग्रे रंग के हैं और एक ही सुनहरा रंग का है, एंड यू शुड बी क्या है, कोई वाक्य है कि यू शुड बी सीन, यू शुड बी नोटेड, या जैसे क्लोजअप कॉन्फिडेंस, यानी क्लोजअप की टूथपेस्ट से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या क्या है वो रेमंड शूटिंग मेक्स यू ए कंप्लीट मैन। यानी ये सारा हम देखते हैं तो इसका मूल विचार क्या है कि व्यक्तित्व विकास यानी बाह्य रूप से हम कैसे हैं, यही व्यक्तित्व विकास की एक संकल्पना है सर्वसाधारण। लेकिन भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व विकास के बारे में बहुत गहरा अध्ययन और चिंतन हुआ है और बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग दर्शन में इसके बारे में बताया गया है। तो उन सबका थोड़ा एक सारांश जैसे हम कुछ बिंदु देखने का प्रयास करेंगे। ये जब मैं बता रही हूँ तब मुझे हमने हमारे शिक्षकों के लिए एक वर्ग रखा था, शिविर रखा था। उस शिविर में एक ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर, वो आए थे और उसमें वो उनका एक अनुभव बता रहे थे। जो IAS के लिए सिलेक्ट हो गए, ऐसे ट्रेनिंग्स का जो एक ट्रेनिंग कैंप था उसमें इनको 2 सत्र लेने के लिए बुलाया था। तो वो बोले मैं गया, मैं जैसे उनकी पद्धत है वो सबको गोल बिठाया, फिर उनका जो भी चल रहा था। तो बोले एक व्यक्ति ऐसा सुन रहा है, बताइए आपको जो बताना है, ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो बोले मैंने उसको बोला कि अरे भाई आपको कुछ यानी इसमें इंटरेस्ट है, कुछ नोट करना है। तो वो बोले अब क्या करना है, अब तो हो गया। क्या हो गया? IAS हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब क्या करना है? यानी विकास की प्रक्रिया रुक गई। यानी क्या बनना था मुझे? IAS ऑफिसर बनना था, क्या बनना था मुझे? डॉक्टर बनना था, क्या बनना था मुझे? प्रोफेसर बनना था। मैं बन गया तो सब अचीव हो गया जिंदगी। ऐसी एक दुर्दैव से धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी यदि हम सही अर्थ से जो अपने दर्शन के अनुसार इस विषय को देखना है तो हम कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं, श्रेष्ठता है, अच्छाई है, और उन सबका जीवन में प्रकटीकरण करना यह जीवन का ध्येय है। उसको प्रकट करना, उसका आविष्कार करना, और इसलिए वो जीवन भर करना है। और ये कैसे होगा? तो ये बाय कंट्रोलिंग यूर नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी जीवन में एक प्रकार का अनुशासन है, संयम है, जिससे आप आपकी अंतर शक्ति को प्रवाहित कर सकते हैं। योग में जाएंगे तो उसमें भी आता है, यही बात आती है। ये जो मैंने अभी बताया वो स्वामी विवेकानंद का एक अंग्रेजी में बहुत पावरफुल कोटेशन है।
Each soul is potentially divine. The goal of life is to manifest that divinity by controlling the nature external and internal. यानी मैं कौन हूँ? जब मैं कहती हूँ व्यक्ति और उस व्यक्तित्व का विकास, हम तो लगाते हैं किसी भी चीज का इसेंस बताने के लिए, ठीक है। जैसे कोई वृद्ध है, उसको त्व लगाएंगे तो बोलेंगे वृद्धत्व, यानी वृद्ध होने के बाद क्या क्या होता है, मुख्य रूप से उसका सारांश वो त्व में आता है ना। वृद्धत्व या स्वत्व, यानी वो स्व का जो प्रकटीकरण है, जो सारांश है वो है स्वत्व। ऐसा जो त्व का अर्थ है, तो व्यक्तित्व यानी क्या कि मेरी जो विशेषता है, मेरा जो एसेंस है, उसका विकास, यानी मैं करके जो हूँ उसका विकास। अभी वो मैं कौन है, वो जो व्यक्त होना है, वो मैं कौन है। तो अभी भारतीय दर्शन का विचार है, तो जब भी हम किसी भी विचार में जाते हैं, अपना भारतीय दर्शन ऐसा है, वो ऊपर ऊपर रुकता नहीं, वो बहुत गहराई में जड़ तक चला जाता है। और इसीलिए ये मैं कौन है, तो मैं यानी शरीर है क्या, शरीर है तो फिर हाँ ये शैम्पू लगाओ और ये क्रीम लगाओ, फिर बालों का ऐसा ऐसा करो, फिर यू शुड बी इमीडिएटली नोटेड। इसीलिए कभी भी किसी हॉल में जाते हैं तो थोड़ा जोर से बात करो, यानी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो, या कोई विशेष कपड़े पहनो या विचित्र कपड़े पहनो और ऐसा करके लोगों का ध्यान आकर्षित करो, ऐसा हमें बताया जाता है। तो क्या हम शरीर है क्या? तो यदि हम शरीर होते तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे शरीर में आपको दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो वो मैं कौन है ना। मैं कहूंगी मेरी घड़ी चल नहीं रही है, इसका मतलब ही क्या, मैं अलग हूँ, घड़ी मुझसे अलग है। तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो वो मैं कौन है। फिर मैं कहती हूँ उसने ऐसा बोला तो मेरे मन को बड़ा दुख हो गया, मेरे मन को दुख हुआ, यानी फिर से मैं अलग, मन अलग। फिर हम ऐसा भी कहते हैं, अरे उस दिन वो जो बताया उन्होंने मेरे बुद्धि को तो कुछ समझा नहीं, फिर तो मेरे दिमाग के पूरा ऊपर से चला गया। आज का सत्र भी ऐसा हो सकता है तो वो सारा ऊपर से चला गया, यानी मेरे मुझे कुछ, अरे वो मेरे दिमाग में तो कुछ घुसा ही नहीं। तो यानी फिर से क्या है, मैं अलग, मेरा दिमाग अलग। तो वो मैं कौन है, ये मैं कौन है कि जो कहता है मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा मन, मैं और मेरी बुद्धि, तो वो मैं कौन है। तो एक श्लोक है जो हम सब लोग गाते हैं, बड़ा कॉमन श्लोक है, बहुत लोगों को आता है। वो ऐसा है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं ऐसा समझ रही थी, मैं यानी ये शरीर मन बुद्धि, इसीलिए मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मैं नाराज हो जाती हूँ, या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, या मैंने जो सुझाव दिया वो लोगों ने माना नहीं तो लगता है क्या बुद्धू हो गए हैं, मैंने तो सुझाव इतने अच्छे हैं, तो मुझे दुख लग सकता है, किसी ने मेरा सुना नहीं। ऐसे अनेक बातें हैं। तो क्या मैं इस बस सुख दुख के चपेटों में ही जीने वाली हूँ, या मैं उसके परे हूँ। और फिर उस गुरु को मेरा नमस्कार है जिसने मुझे बताया कि तुम ये सिर्फ शरीर मन बुद्धि तक सीमित नहीं हो, तो तुम क्या है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तुम इस चराचर को व्याप्त करने वाली आत्मचेतना। और यह मेरा जो
अखंड मंडल। अखंड मंडल यानी ये जो बढ़ते 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 पूरे चराचर को व्याप्त करता है। यानी ऐसा जो चलता है ना, आपने देखा होगा, ऐसा वो बढ़ता जाता है, ऐसा वो अखंड मंडल है कि वो पूरा व्याप्त करता है, चराचर को व्याप्त करता है। तो वो मैं हूँ। अभी वो मैं क्या है, ये आत्मा चेतना क्या है? तो अभी हम बहुत इसमें उपनिषदिक भाषा में जाएंगे तो ये तो अपना फिलोसफी का ही सत्र हो जाएगा। तो इसमें बहुत सरलता से देखना है। तो जैसे मेरा ही विस्तारित प्रकट स्वरूप, मेरे दो स्वरूप है, एक प्रकट है और एक अप्रकट है। तो मेरा जो विस्तारित प्रकट स्वरूप है वो है मेरा परिवार। मेरा और विस्तारित स्वरूप जो है वो है समाज, या मेरा संगठन, मेरी संस्था, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, जो भी मेरा और विस्तारित स्वरूप जो है वो है मेरा समाज, फिर मेरा राष्ट्र और ये पूरी सृष्टि। या मैं इस सृष्टि का अंग हूँ, राष्ट्र का अंग हूँ, समाज का अंग हूँ, मेरे संस्था का अंग हूँ, मेरे परिवार का अंग हूँ, मैं इनका अंग हूँ। यानी परिवार यानी 5-6 लोग मिला के एक परिवार ऐसा नहीं है, एक ही चेतना का प्रकटीकरण, 4-5 इसमें वो परिवार, एक ही चेतना का और बृहत प्रकटीकरण यानी समाज है, एक ही आत्मीयता है, एक ही आत्मा है। अभी ये फिर भी थोड़ा कठिन हो गया है, तो थोड़ा और सरल उदाहरण, अपना जो शरीर है ना वो इसका उत्तम उदाहरण है, क्योंकि अलग अलग अवयव है लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक चेतना है। ठीक है, तो जैसे समझिए ये उंगली है, अभी इस उंगली का विस्तारित स्वरूप, बृहद स्वरूप क्या है? ये हथेली है। क्यों? क्यों इस उंगली का विस्तारित स्वरूप हथेली है? क्योंकि ये उंगली यदि हथेली से अलग हो जाती है तो वो उंगली का कोई काम नहीं, वो कुछ कर नहीं सकती। जब तक हथेली से जुड़ी है तभी तक उसका प्रयोजन है, उसका कार्य है। तो इस उंगली का विस्तारित स्वरूप है हथेली। इस हथेली का ही विस्तारित स्वरूप है हाथ, इस हाथ का ही विस्तारित स्वरूप है शरीर। उसी प्रकार मनुष्य का विस्तारित स्वरूप है परिवार, संस्था, समाज, राष्ट्र और सृष्टि। लेकिन प्राण सब में एक है। अभी जैसे समझिए मुझे ये माणिक दीदी यहाँ बैठी है, उनको बुलाना है, लेकिन वो कुछ पढ़ रही है और उसमें इतनी एंग्रॉस है कि मैंने उनको आवाज लगाई, उनको सुनाई नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि वो पुस्तक में एकदम एंग्रॉस हो गई। तो मैं जाके क्या करूंगी? उनका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करना है, तो क्या करूंगी मैं? उनको पूरा हिलाना पड़ेगा क्या? पूरा ध्यान आकर्षित मेरी तरफ लेना है ना, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करूंगी तो उनको उनका ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा शरीर परस्पर जुड़ा हुआ है। एक यदि यानी यहाँ हाथ लगाती हूँ तो पूरा शरीर मन तुरंत मेरी तरफ देखता है। उसी प्रकार हम दिखने के लिए तो अलग अलग है सृष्टि से, लेकिन आप में से आप अभी सारे मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण आपने फिजिक्स तो कम पढ़ा होगा, क्वांटम फिजिक्स है ना, लेकिन इसीलिए मैं आपको दूसरा पुस्तक बताती हूँ, बहुत पढ़ने जैसा है, आप कभी होने से जरूर पढ़िए। एनीवे, ऑथर का नाम याद आने से बताऊंगी। पुस्तक का नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। बहुत सुंदर पुस्तक है। सेल्यूलर साइंटिस्ट था, एक सेल का अध्ययन करता है सेल्यूलर साइंटिस्ट, और वो जैसे करने लग गया धीरे धीरे सारा विश्व ही कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। लिप्टन ब्रूस उसका नाम है, लिप्टन ब्रूस। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, आज चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, सेल्यूलर बायोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, इन सब इसमें ये पूरा अस्तित्व जो है
वो परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। ये सत्य आज सबने माना है। हम जितना सूक्ष्म इसमें जाते हैं तो उस एटम का या उस सेल का अध्ययन करते समय वो सेल इन इटसेल्फ और एटम इन इटसेल्फ, एटम भी नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल इन इटसेल्फ, वो क्या है ये महत्व का नहीं है, बट इट गेट्स मोर डिफाइंड बाय इट्स रिलेशंस विद अदर्स। यानी मेरा बाकी लोगों से संबंध क्या है, इससे उस सब एटॉमिक पार्टिकल का अध्ययन ज्यादा सही समझता है। सेल का भी उसी प्रकार। इसका क्या अर्थ है कि मेरे जीवन का भी सही प्रयोजन समझना है। तो मेरे ये सारे जो विस्तारित मेरे स्वरूप है उसके साथ मेरे क्या संबंध है, इससे मैं सही अर्थ से परिभाषित होती हूँ, डिफाइन होती हूँ। इसका मतलब जीवन में जैसा जीवन कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, तो हम आनंद की खोज में तो सारे है ही, लेकिन आनंद की खोज में तो हम है, लेकिन ये आनंद सही रूप से कैसे आता है, ये जितने अपने संबंध आजू बाजू के साथ अच्छे होंगे तो आनंद उससे आता है। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, बहुत पहले की बात है। हमारी एक कार्यकर्ती, उसकी बहन अमेरिका में थी, तो वो बता, एक दिन उसका फोन आया, तब तो मोबाइल भी नहीं थे, तो लैंडलाइन समय फिक्स करके फिर फोन आता था, तो फोन आया। तो बाद में मैंने उसको पूछा कि अच्छा क्या बता रही थी तुम्हारी बहन, तो बोले नहीं, उसने एक लेटेस्ट कार खरीदी है। तो मैंने कहा वाह, फिर तो पार्टी रखी होगी उसने। तो बोले मैंने उसको यही पूछा कि अरे वाह, तो वो बोली क्या पार्टी, क्या यहाँ कोई किसी को पूछता ही नहीं है। यानी नई कार ली, इसका आनंद और ज्यादा कब होता है, लोगों को दिखाएंगे तब ना। यहाँ किसी को कुछ दिखाई नहीं देखने, यानी कोई कुछ देखता ही नहीं है आपकी कार क्या है क्या है। तो सही आनंद है वो एक दूसरों से आता है। ये लिप्टन ब्रूस ये सेल का उदाहरण देके कहता है कि हमारे सेल्स जो है एक्चुअली दे नो दिस इंटरकनेक्शन, और इसीलिए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सबके साथ अपने अच्छे तरह से सबसे प्रेम करें, सबको अपना माने, सबके साथ आत्मीयता से व्यवहार करें। और हम कहते हैं नहीं, उसने उस दिन तुमको ऐसा बोला ना, बात मत करो, और वो है ना, वो ज्यादा ही तुमसे आगे जा रहा है, उसको थोड़ा नीचे खींचने का प्रयास करो। और हम क्या करते हैं, हमारे सेल्स को कन्फ्यूज कर देते हैं। ऐसा उनका वो पुस्तक पढ़ने जैसा है, यू ऑलवेज एंजॉय कमिंग बैक टू अवर व्यक्तित्व विकास। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि मेरा जो त्व है, यानी मेरा जो सत्व है, स्वत्व है, उसका विकास करना है, तो इसका मतलब क्या करना है, मेरा जो जीवन है वो मेरे परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि के हित में मैंने कितना जिया है। शुरू में दिखते समय वो इतना ग्लैमरस नहीं लगेगा, लेकिन आप याद कीजिए, ऐसे ही लोगों के संस्मरण होते हैं, याद किया जाता है, चाहे वो किसी गांव की दादी माँ हो, चाहे वो किसी गांव के मामा जी हो, या चाहे वो किसी लोकेलिटी की व्यक्ति हो, जो सबके मदद आते हैं, सबको काम करते हैं, सबको जो चाहिए, यानी वो उनके लिए आधार के रूप में खड़े होते हैं। यानी जीवन में जो एक समाधान मांगते व्यक्ति चाहिए, वो हमने कितने लोगों को जोड़ा उससे आता है। लेकिन ये सारा इसमें हम अभी तुरंत नहीं जाएंगे। हम वापस जब मैं कहती हूँ तब हमें क्या लगता है उसमें आएंगे। तो मैं कहती हूँ तो क्या लगता है, मैं यानी ये शरीर मन बुद्धि। तो एक्चुअली ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मेरे साधन है। जीवन में मैं क्या प्राप्त करूं उसके मेरे ये साधन। अभी साधन कैसा होना है, साधन कैसे होने हैं, जीरो डिफेक्ट होना है ना, माइलेज अच्छा होना है। अच्छी गाड़ी खरीदी तो इसका क्या ये है, माइलेज अच्छा होना है। मेरी गाड़ी 25 में ही मुझे डायबिटीज शुरू होता है और 30 में हार्ट अटैक आता है, तो क्या है ये मेरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो साधन है, ये डिफेक्टिव हो गए।
तो इसीलिए जीवन में व्यक्तित्व विकास में पहला जो ये है कि मुझे जो एक सार्थक जीवन जीना है, एक पुरुषार्थी जीवन जीना है, तो पहले मेरे कंट्रोल में जो साधन है वो केवल 3 है। वह है शरीर, मन और बुद्धि। तो इस शरीर, मन, बुद्धि का प्रशिक्षण, अच्छा प्रशिक्षण, शरीर को भी चुस्त रखना, स्वस्थ रखना, मन की धारणा शक्ति बढ़ाना, एकाग्रता बढ़ाना, बुद्धि कुशाग्र रखना, बुद्धि बायस नहीं होनी, बुद्धि क्लिचेस में बहे नहीं जानी, तो बुद्धि एकदम जड़ में जाते हुए विषय को समझकर निर्णय लेने की क्षमता होने वाली बुद्धि होने से हम बहे नहीं जाएंगे। आज वही होता है, हम बह जाते हैं। तो ये 3 का विकास करना है पहले, लेकिन ये हमारा विकास नहीं है ना, ये हमारे साधनों का विकास है। यानी ये 3 पक्के हैं तो ये हमें जहां तक जाना है ले जा सकते हैं। तो अभी शरीर का विकास कैसे करेंगे? तो अभी यहाँ शिविर में शायद है ना योगासन वगैरह है, योगा खेल वगैरह सब है, प्राणायाम है, योगा है, ठीक है, आसन है, आसनों का अभ्यास होगा। 7 दिन तो आप करेंगे। क्यों करेंगे? आपके कौन कंसल्टेंट आपको बुलाएंगे दूसरा, आपको बाकी कर रहे हैं तो आपको भी एक उत्साह आता है, जिसको सिनर्जी कहते हैं, है ना। व्यक्ति की केवल एक एनर्जी होती है, सब लोगों की मिलकर सिनर्जी होती है, वो बड़ी पावरफुल होती है। बाकी कर रहे हैं तो मैं भी करती हूँ, तो वो तो बड़ा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यदि हमें सच में जिस हेतु से हमें महादेव ने बताया, जिस हेतु से सेवांकुर शुरू हुआ है और उस प्रकार से हमने सेवांकुर के कार्य को आगे ले जाने का हमारा इरादा है, ऐसा है, तो मुझे खुद को चुस्त करना होगा। मैं 7 दिन जो पढ़ूंगी ये एक क्या सुनहरा स्वप्न ऐसा नहीं होना है, तो ये जीवन की शुरुआत होगी। शरीर को स्वस्थ रखने की, तो शरीर को चुस्त रखना। और मैं जानती हूँ आप मेडिकल स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई होती है, फिर बाद में आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है, आपकी ड्यूटीज लगती है, ये सारा होते हुए भी क्या मैं मेरे समय का नियोजन कर सकती हूँ? ये प्रश्न आपने पूछना है। और उस प्रकार से हमने स्वयं के साधनों को चुस्त रखना है, क्योंकि मैं कितने भी सपने देखूं लेकिन मेरा शरीर ठीक नहीं है तो सारे सपने फेल हो जाए, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए शरीर को चुस्त रखना। अब बाद में प्राणायाम भी सीख लीजिए, क्योंकि उससे हमारी जो वाइटलिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। आज हम जानते हैं, आज आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप तो और अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत बार हमारी सांस लेने की पद्धति ही गलत होती है। और ऐसा अनुभव है कि बहुत सारी बातें जो है वो योग्य प्राणायाम करने से भी आप कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा दायित्व है कि मैं मेरे शरीर को व्यवस्थित रखूंगी। अभी ये शरीर सिर्फ व्यायाम नहीं है, तो उसके साथ साथ और 2 बातें आती है। एक है आहार और दूसरा है आराम। अभी आहार भी समस्या हो गई है ना? कैसी समस्या हुई है? स्विगी, जोमेटो, समझ नहीं है खाना क्यों पकाना है, मोबाइल है ना हाथ में, बस ऑर्डर करो, खाना दरवाजे तक आ जाएगा। लेकिन ये सारा बाहर का खाने से क्या होता है ये आप भी जानते हैं। तो और खाने का समय, छोटी छोटी बातें हैं, आप ये अनुशासन लगाएंगे, आप बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। यानी कभी कभी कठिनाई होगी, आपको तुरंत निकलना पड़ेगा, ये करना होगा, यानी ये अपवाद छोड़ते हुए भी जब संभव है मैं ये व्यवस्थित पालन करता ही हूँ। और तीसरा है आराम।
आज वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि पूरा दिन सब करने के बाद एक राक्षस आता है हमारा क्या करने के लिए, सारी ऊर्जा समाप्त करने के लिए। कौन सा राक्षस है वो? मोबाइल। बस वो मोबाइल लेकर हम बहुत देर देखते रहते हैं, फिर दूसरे दिन सवेरे उठ नहीं सकते हैं, फिर नींद आती रहती है, और ऐसा करते हुए हम शरीर का ये कर देते हैं। तो कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी आत्मशक्ति प्रवाहित करनी है जीवन में, उसका विकास करना है, तो संयम और अनुशासन इसके लिए दूसरा कोई पर्याय नहीं, और इसका गणित हमें जमाना पड़ेगा। अपनी लाइफस्टाइल, प्रोफेशन की डिमांड्स, ये सारा ध्यान में लेते हुए ये हमें ठीक करना होगा। फिर दूसरा है मन। आज हमारा मन भी मन का प्रशिक्षण नहीं है, हमारे मन प्रशिक्षित नहीं है। कुछ पढ़ना है, मन एकाग्र होता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है। कभी भी युवाओं के शिविर में बैठो, पहला प्रश्न आता है कि मन को एकाग्र कैसे करना, यह कैसे। दूसरी धारणा शक्ति नहीं है, यानी मुझे कुछ विषय लेते हुए उसमें पूरा घुसूंगा तो पूरा करके ही रहूंगा, ऐसी धारणा शक्ति नहीं। ये करना है तो पूरा ही करके रहूंगा, ऐसा नहीं है। धैर्य नहीं, धारणा ही धैर्य है, यानी धैर्य नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, हमें क्रोध होता है, यानी हम थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है? जैसा समझिए कोई आके कहता है कि ए मूर्ख तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो किसी ने मूर्ख कहने से वो मूर्ख होता है क्या? लेकिन फिर भी हम गुस्सा क्यों होते हैं? अरे हमें भी डाउट है, शायद मैं मूर्ख हूँ। ऐसी एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति था, उसको फोबिया हो गया कि वो चिकन है, छोटा चिकन, तो उसको डर लगता था कि रास्ते में जाएगा तो कुत्ता आके उसको खा लेगा, तो वो बाहर जाना बंद हो गया। तो उसकी पत्नी ने साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गई, साइकियाट्रिस्ट ने उसको आईने में दिखाया, एक प्रत्यक्ष चिकन ला के दिखाया, देखो ये कैसा दिखता है, तुम कैसे दिखते हो, तुम मनुष्य हो, तुम चिकन नहीं हो, तुम कौन हो? फिर ये बोलता है मैं मनुष्य है। ऐसा सब हो गया, मैं मनुष्य है बताने लगा। फिर डॉक्टर ने पत्नी को बोला कि अभी ये ठीक हो गया, तो पत्नी भी खुश हो गई। तो दूसरे दिन जाओ काम पे करके वो निकला और 10 मिनट में भाग के वापस आया। तो पति ने पूछा क्या हो गया? तो बोले वहां कुत्ता खड़ा है। तो बोले लेकिन तुम कौन हो? तो बोले मैं तो मनुष्य हूँ, लेकिन कुत्ते को पता है क्या? या नहीं, मुझे पता नहीं है ना। दूसरा कुछ भी बोले, मुझे पता होना है मैं क्या हूँ। आज वो स्वयं पर का विश्वास चला गया, और that's why I want to prove myself by doing something peculiar or something louder, and I want to project myself because I am not confident about myself. So हम शरीर मन बुद्धि नहीं है, हम चिदानंद रूप शिवोम शिवोम, हम ईश्वर स्वरूप है। हमारे अंदर सारी संभावना है, सारी शक्ति, और ये इसी राष्ट्र की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म परिषद में इतने गर्व से बताया था कि द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अवर्स इज वी डोंट कंसीडर मैन एज ए सिनर, एज यूजलेस, एज born without a purpose, but each life has a purpose, each soul is potentially divine. तो आप सब सेवांकुर के शिविर तक पहुंचे हैं, और जैसे महादेव जी ने बताया कि आप चयन होकर आए हुए ऐसे ही नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वह जो आत्मशक्ति का प्रकटीकरण है उस मार्ग पे आप आगे आए। आप पे कुछ विशेष है, स्वयं पे विश्वास रखिए। थोड़ा कुछ कोई इधर उधर बोलता है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, और मैं पूरा दिन फिर मेरा ना अध्ययन करने का मन होता है, ना कुछ होता है, या कभी मैं भी गुस्से से या
फिर मैं सोचते रहता हूँ, मेरी ये जो विचारों की चक्की है ना, वो इतनी चलती रहती है, इन सारे इसमें अटकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्वयं पे विश्वास हमारा पक्का करना है। तो ये मन का प्रशिक्षण। और फिर तीसरा है बुद्धि का प्रशिक्षण। आज अपने देश में ऐसे सारे पूरे विश्व में ही जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया में कभी कभी हम बहे जाते हैं, हमें लगता है यही सत्य है, वही सत्य है। और कुछ टीचर्स भी होते हैं, यानी जैसे लिव फॉर योरसेल्फ, योर लाइफ इज योर ओन, यू मस्ट हैव योर ओन स्पेस, एंड योर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज good for you, only you can understand that who is good for you to even marry. Parents, they don't understand, and so many things, and I can tell you 100 such things which वो क्या है, yours only life, ऐसा कुछ तो भी, this is the only life वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत कुछ सारा चलता है। और ये सारे वैचारिक आक्रमणों का हम क्या होते हैं, शिकार होते हैं। शिकार होकर क्या करते हैं, जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस देश की विशेषता है, उस विशेषता को न समझते हुए हम ऐसे मार्गों पर जा रहे हैं जहां जिन लोगों को हमसे सीखना है, सीखने के लिए आते भी है, और हम उनकी नकल मार रहे हैं। तो इसीलिए बुद्धि होनी है, वो बायास नहीं होनी है, वो हटवादी नहीं होनी है कि नहीं मैंने ऐसा माना या नहीं माना। हमारा मन खुला होना है। साइंस आप जानते हैं कि इफ द न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू इंफॉर्मेशन कम्स इन, देन द अर्लियर थियरी नीड्स टू बी रीइवैल्यूएटेड, रीफॉर्मुलेटेड, एंड यू अराइव एट द न्यू इन्फरेंसेस। ये साइंस है, ये साइंटिफिक बिल्ड ऑफ माइंड है। और हम सोशली भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम मीडिया में पढ़ते हैं तो हम अपना मन बना लेते हैं कि ये सब ऐसा ऐसा है। तो हमें कुछ भी जानना है तो मूल ग्रंथों में जाइए, या ऐसे लोगों के पास जाइए कि जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे लोगों से जानने का प्रयास कीजिए। और हम स्वयं मूल में जाते हुए समझने का प्रयास करना है। अभी इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 180 फैक्टर्स हैं, उन सब में स्वयं को ट्रेन करना। तो ये सारे अपने साधन हैं। अभी साधनों को लेकर हमें प्राप्त क्या करना है, यानी हम ऐसे ही बिना मतलब के तो जीवन नहीं मिला है हमें, हमारे जीवन का कोई प्रयोजन है। और वो प्रयोजन यह है कि यदि मैं इस अस्तित्व का भाग हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं, तो मेरा जीवन इन सारे समष्टियों को, यानी मेरा परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि, इनको समृद्ध करने वाला होना चाहिए। मेरी कुछ विशेषता होगी, उस विशेषता के अनुसार मैं करूंगी, लेकिन इन सारे समष्टियों को समृद्ध करने वाला मेरा जीवन होना है। और इसीलिए मैं जो भी करूंगी, मेरा पूरा क्या मन उसमें पूरा लगा के करूंगी। आज और एक बीमारी क्या है पता है, कि काम चलाओ, काम चुका या काम चलाओ। ठीक है ना, MBBS ना, ठीक है, पास कर दो, पास करने की पढ़ाई करो, फिर MD के लिए ठीक है, जितना ताकत लगाना है उस समय लगा दो। बाद में उस लाइन में अपडेटेड रहने के लिए फिर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा जो है ना, तो ऐसा नहीं है। जिंदगी भर से हमें पूरी जिंदगी भर सीखना भी है और देना भी है। तो उस दृष्टि से अपना जीवन हमने जीना है। तो ऐसा मैं क्या क्या कर सकता हूँ मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, इस सृष्टि के लिए, मेरे प्रोफेशन को लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे प्रश्न हमने खोजने हैं। थोड़ा बहुत इस विषय में हम कल देखेंगे कि जो जीवन का ध्येय होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास है, तो मैं इस
समाज का अंग हूँ, तो समाज में मेरा योगदान होना है। अभी योगदान होना है तो इस योगदान में व्यक्तिवादिता आ नहीं सकती। यानी मैं सिर्फ मेरे लिए जीऊंगा तो मैं नहीं कर सकता। जैसे ये हाथ है, ये हाथ सिर्फ खुद का विचार करता है और सोचता है कि बस मैं तो मेरे लिए जीऊंगा, तो क्या होगा? ये सोचेगा कि ये जो खाना उठा के मुंह में डालना है ना, और चाय का कप गरम गरम पकड़ना है, ये सारा मैं क्यों कर रहा हूँ? टेस्ट किसको मिल रही है? जीभ को मिल रही। खाना किसको मिल रहा है? पेट को मिल रहा है। और मुझे क्या मिल रहा है? काम करना है। तो ये तो बड़ा अन्याय है और इसीलिए मैं करूँगा नहीं, मैं सिर्फ मेरा विचार करूँगा। ऐसा यदि हाथ सोचता है तो शरीर का पोषण नहीं करेगा, शरीर दुर्बल होगा तो हाथ भी दुर्बल होगा। आज यदि मैं समाज के हित में काम नहीं करूंगी और मेरे जैसे ज्यादा लोग होने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? ये समाज जो है ये स्वार्थी होगा, उदासीन होगा और केयरलेस हो जाएगा। और फिर हम तकरार करते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन समाज सही रहे इसके लिए हमारा जो योगदान होना है वो हम नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैं मेरा प्रोफेशन, मेरे पारिवारिक दायित्व ये सारा संभालते हुए मैं समाज के लिए थोड़ा बहुत क्या कर सकती हूँ, ये हर एक ने विचार करना है। और इसमें कोई क्या कहते हैं, कंपैरिजन भी नहीं। कंपैरिजन यानी अरे मेरे कॉलेज के वो बाकी स्टूडेंट तो नहीं कर रहे हैं और मैं वो सेवांपुर के व्यक्तित्व विकास शिविर में जाके आया, मुझे बहुत इच्छा हो रही है करना है, लेकिन वो तो नहीं कर रहे। और वो तो ऐसा भी हो सकता है वो बोलेंगे अरे क्या यार सेवा विवा बोल रहा है, अच्छा से जिंदगी जी, हाँ अच्छा से पढ़ाई कर, ऐसे बताने वाले मुझे 5-10 मेरे मित्र तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे समय हमने उस कंपटीशन में जाना नहीं है, वो तो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? क्योंकि जो समझदार होता है, जिसको आप यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब ही आपकी समझदारी अन्य स्टूडेंट से निश्चित थोड़ी बहुत ज्यादा है। और समझदार है तो आपका दायित्व बढ़ जाता है। मैं समझती हूँ ये करना चाहिए तो मैं दूसरों से तुलना करते हुए मैं क्या करना है ये तय नहीं करूँगी। मुझे अंदर से क्या लगता है उसको लेकर मैं निश्चित करूँगी। जैसे फिर से शरीर का ही उदाहरण देना है तो ये मेरा बहुत फेवरेट उदाहरण है कि जैसे हृदय है, तो हृदय है तो हृदय कहता है कि ये जो हाथ पांव है ना, ये रात में 7-7 घंटा आराम करते हैं और मुझे तो क्या 24/7 मैं तो चल रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा आराम करना चाहिए तो 5 मिनट आराम कर लेता हूँ। ऐसा यदि हृदय सोच लेगा तो क्या हो जाएगा? खत्म, अग्नि खत्म, हृदय ही खत्म। इसीलिए जो समझदार है, जिनके मन में ये विचार आ गया है कि हाँ समाज के लिए कुछ करना है, फिर हमने स्वस्थ बैठना या पीछे जाना, ये हम समाज को भी नष्ट कर रहे हैं, हमारे विकास को भी रोक रहे हैं। और हमारे व्यक्तित्व का जो विकास है उसको हमने रोकना नहीं है। तो आप तुलना में मत जाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कहता है अरे वो देखो इतना काम नहीं कर रहे, यानी ठीक है हम सारे ही कार्य करता है समझिए, तो कुछ लोग थोड़ा कम समय दे रहे हैं, मैं ज़्यादा समय दे रही हूँ, मैं ज़्यादा काम भी करती हूँ। तो कोई कहता है कि अरे वो तो इतना समय नहीं दे रहा है, आप ही क्यों दे रहे हैं? तो हमने तब क्या सोचना है कि मैं यहाँ की हृदय हूँ और हृदय रुक नहीं सकता है और इसीलिए मेरा कार्य चलता रहेगा, मैं दूसरों की तुलना में नहीं जाऊंगी। और ऐसा हर एक कोई सोचने लगेगा, कार्य करेगा, तो हम देखेंगे कि आज अपने समाज में सेवापुर का कार्य ही शुरू हुआ, क्योंकि अपने राष्ट्र में 2 जो प्रोफेशन है उसके लिए जो नितांत आदर था, एक यानी वैद्य यानी पुराने काल का, दूसरा यानी शिक्षक। और वो आदर अभी भी है, नहीं है ऐसा
3, फिर 4, फिर 100, फिर 1000, ये बहुत ज्यादा सिर्फ मनी माइंडेड हो जाते हैं और सेवा उसमें से चली जाती है। तो जो अच्छे डॉक्टर है उनके ऊपर का भी विश्वास चला जाता है और पूरा समाज ही यानी टूटता जाता है। शिक्षकों का बारे में भी यही है और इसीलिए हम ऐसा नहीं करने देंगे। हम फिर से ये जो एक आदर है, क्योंकि पेशेंट आधा तो टीचर से इसलिए सीखता है कि उसको वो टीचर अच्छा लगता है और इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि उसको डॉक्टर अच्छा लगता है। तो इसीलिए अपना जो व्यवहार है वह हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आप अकेले डॉक्टर नहीं है, आप सारे डॉक्टर्स के बारे में समाज में जो मन है उसको इधर बिगाड़ देंगे और अच्छा करेंगे। आप बोलेंगे हम 100-200 करने से क्या होगा? ये 100-200 नहीं है, आप 100-200 2000 4000 करेंगे और फिर वो 2000 4000 20,000 40,000 करेंगे। ये हिम्मत से आगे जाना है। आपने सुना ना सेवापुर का इतिहास, जब शुरू हुआ तब क्या संख्या थी और अब क्या है, यानी ये हो सकता है। और यदि हर कोई सारा स्थिति बिगड़ रही करके रोता रहेगा तो फिर क्या होगा? और बिगड़ती ही जाएगी। आप जानते हैं ना कि शरीर में जो सेल कहता है कि मैं शरीर का अनुशासन नहीं मानता हूँ और मुझे क्या करना है, मेरा ही विकास करना है, मेरा विकास करना है, यानी मैं बहुत वेग से मल्टीप्लाई होगा, तो वो कैंसर है। और ऐसा यानी ज्यादा व्यक्ति सोचने लगते हैं तो समाज में ये होगा और हम समाज के भाग है, समाज नीचे जाएगा, हम भी नीचे जाएंगे। और इसीलिए जो व्यक्तित्व विकास है वो वैयक्तिक विकास नहीं है। व्यक्तित्व विकास जो है उसमें सामाजिक विकास है, राष्ट्रीय विकास है, सृष्टि का विकास है, निसर्ग की रक्षा है, ये सारा व्यक्तित्व विकास में आता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में, चाहे हम अभी आप सारे डॉक्टर्स होने वाले हैं इसलिए मैं डॉक्टर करके उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन हम जो भी कोई हो, हमें यह अपना थोड़ा बहुत समय ऊर्जा इस कार्य में लगानी ही होती है, इसके लिए लगानी होती है, तन मन धन से ऐसा कार्य करना होता है। अभी जब हम ऐसा कार्य कर रहे हैं यानी सही रूप से व्यक्तित्व विकास यानी आत्म विकास है, क्योंकि आत्मा जो है वो सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, जो मुझ में है वही सब में। तो मैं सबके विकास के लिए मेरी शक्ति के अनुसार मैं जितना समय देकर काम कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। ऐसे व्यक्तित्व विकास यानी आत्म विकास की ओर यदि मैं जा रही हूँ तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लक्षण भी है और वो उस प्रकार से आत्मविकास करने का मार्ग भी है। तो 5 स है उसमें। एक है समत्व। समत्व यानी मन जो है इक्विपॉइज्ड माइंड या इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, यानी थोड़ी थोड़ी बातों से जो हमारे मूड ऑफ होते हैं या हम उछलने लगते हैं या फिर से लोग दिन में 10 बार ऊपर जाते हैं और 20 बार नीचे आते हैं, मूड ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे मन के लहर के अनुसार अपना जीवन नहीं होना है। ये करना है इसलिए होना है, मैं ये जानता हूँ और ये करूँगा। ऐसा करते हुए हमें जीवन जीना है, यानी इस अस्तित्व की एकात्मता के ऊपर हमारा विश्वास है और इसीलिए ये छोटी छोटी बातों से हमारा मन का समत्व ढलता नहीं है। अभी जैसे एक तमिल में जो एक रामायण लिखा है, कंबर करके थे, उन्होंने रामायण लिखा, तो उसमें वो लिखते हैं कि शाम को श्री रामचंद्र को दशरथ ने बुलाया
और बताया कि राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। और राम का चेहरा वैसे ही सस्मित, चेहरे पे हास्य है। फिर दूसरे दिन सवेरे बुलाया, सिर्फ रात ही बीच में गई है, सवेरे बुलाया और कैकेयी ने बताया कि तेरे पिताजी के आदेश के अनुसार तुझे वन में 14 वर्ष जाना है। कंबल लिखते हैं कि राम का मुख वैसा ही सस्मित है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी जैसे दीवार पे जो हम कमल का चित्र निकालते हैं ना, खिले हुए कमल का, वैसे ही खिला हुआ चेहरा। तो ऐसा जीवन जीना, यानी ऐसी इक्वालिटी लानी है कि प्रयास करना है। यानी मुझे गुस्सा आ गया तो हाथ में वो है वो फेंक दिया और मैंने सारा इधर उधर कर दिया। आप वो सारे ये भी देखते हैं ना, क्या कहते हैं, फिल्म्स और सीरियल्स वगैरह, उसमें भी वो नायक को गुस्सा आता है, ये फेंक देता है, वो फेंक देता है। ये स्टाइल बन गई। हमें लगता है कि दैट इज द वे टू एक्सप्रेस। ऐसा नहीं है, हम तो भावना के चपेट में बह जा रहे हैं, हम ऐसा बहने नहीं देंगे खुद को। तो इसीलिए ये ऐसा समत्व होना है। राम ये प्रश्न नहीं पूछता है, अच्छा आपको मुझे वन में भेजना था तो कल शाम को इतना नाटक क्यों किया कि आप राजा बनोगे। हम होते तो ये प्रश्न जरूर पूछते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछते। वो कहते हैं कि माँ आप पिताजी ने आदेश दिया, ऐसा भी बताने की क्या जरूरत है, आप मेरी माँ है, आप बताएगी तो भी मैं वन में जाऊंगी। बस अभी मैं एक बार माँ कौशल्या को बताता हूँ और सीता को बताता हूँ और मैं तुरंत वन में जाता हूँ। यानी जीवन में जो भी परिस्थिति आए उससे व्यथित क्यों होना है, डटे रहिए, उसका सामना कीजिए और कोई परिस्थिति टिकती नहीं है, वो बदलती है। और सच में ये अस्तित्व पूरा परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित और परस्परावलंबी है। यदि मैं डटकर परिस्थिति के सामने खड़ी होती हूँ तो इसमें फिर से बदलाव आता है और परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल होती है। ये साइंस है, ये शास्त्र है, ये अध्यात्म नहीं है। और इसीलिए मैं किसी भी परिस्थिति में टूटूंगी नहीं। थोड़े थोड़े बातों में मैं नाराज हो जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगी। समत्व तो पहला है, समत्व। समत्व जब होता है ना, तब हम कंप्लेंट नहीं करते हैं किसी चीज, हमें कंसर्न होता है। यानी मेरे सहयोगी कार्यकर्ता ने कुछ किया तो अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं जाके 10 लोगों को बताती हूँ कि महादेव है ना, ठीक नहीं। और दूसरे दिन मेरा महादेव से फिर से जम जाता है, ठीक है मेरा ठीक हो गया, दूसरे दिन बोलो, 10 दिन बाद बोलो, 2 महीने बाद बोलो, लेकिन मैंने बीच में क्या कर दिया, 10 लोगों का मन कलुषित कर दिया। इसीलिए ऐसा कभी बताना नहीं, हमने प्रयास करने हैं और आखिर आत्मीयता से व्यवहार करना है। व्यक्तित्व विकास यानी आत्मविकास यानी आत्मीयता से व्यवहार करना सीखो, क्योंकि जो मुझ में है वो सब में है। खाना खाते समय मेरी जीभ दांत में आती है तो हम क्या कहते हैं, आज ही जाके डेंटिस्ट के पास सारे दांत उखाड़ दूंगी। हम नहीं कहते हैं, 10 लोगों को जाके बताते भी नहीं है मेरे दांत एकदम बेकार है, हम नहीं बताते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, पानी पीकर चुपचाप रहते, क्योंकि मेरे दांत मेरी जीभ है। ये एक बार आत्मीयता का भाव आया कि ठीक है, महादेव का उस समय मूड नहीं होगा, इसलिए उसने मुझे ऐसा बोला होगा, मैं बाद में जब वो शांत होगा मैं बता दूंगी। और वो भी समझेगा, क्योंकि हर कार्यकर्ता अच्छे भाव से ही तो आया है ना, तो वो जरूर समझेगा। तो यह विश्वास कि मैं साफ मन से लेकिन योग्य समय देखते हुए मेरे दूसरे सहयोगी से बात करूंगी तो वो समझेगा ही, ये सारा विश्वास है तो समत्व आता है। विश्वास नहीं है तो हम छोटी छोटी बातों से व्यथित होते जाते हैं, गुस्सा होते हैं। दूसरा है संतोष, यानी हमेशा प्रसन्न रहना।
एक बार मैं एक जगह गई थी, आश्रम में गई थी कोई, मैं नाम नहीं बताऊंगी। और वहाँ दूर से वो आश्रम के मैंने एक वृद्ध सीनियर जैसे व्यक्ति आ रहे थे, वरिष्ठ। तो मैंने नमस्ते बोला, ऐसा करके वो चले गए। तो मैंने किसी को पूछा ये कौन है, तो बोले पता नहीं, बहुत सीनियर है। यानी सीनियर की परिभाषा क्या है, हंस नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी में मैं सारे दुखी गिन रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या अन्याय हुआ बस वही गिन रही हूँ। मेरे साथ मैं बस बाहर जाती हूँ, एक अच्छा हवा का झोंका आता है, वो भी कितना सुंदर आशीर्वाद है। ऐसे जीवन में कितने हैं, कितने लोगों ने प्रेम किया है, ध्यान दिया है, ख्याल रखा है, संभाला है, वो याद नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति ने जिसने 20 बरस मुझे संभाला है, आज कुछ तो भी हो गया, मुझे गुस्सा आ गया। और मैं, है ना, मैं अभी इस रास्ते से नहीं जाऊंगी, यानी ये आदमी ठीक नहीं, फिर ये भी ठीक नहीं। उस दिन बैठक में उसने कुछ बोल दिया, मैं यहाँ भी नहीं जाऊंगी, यहाँ भी नहीं जाऊंगी। ऐसा करते करते क्या हो जाता है, हमारे चेहरे के हंसने की सारी दिशाएं सीधी हो जाती है, हम हंस ही नहीं सकते, जीवन का आनंद ही खो देते हैं। तो हमें जीवन के आनंद गिनना है, और जितना हम स्वयं में स्थित है ना, उतना हम हंस सकते हैं, उतना हम प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। जो हम व्यक्तित्व कह रहे हैं ना, वो त्व जो है वो आनंद का है। इसीलिए उस आनंद की अनुभूति, तो ऐसा है कि आपको हंसी आ भी नहीं रही है तो भी हंसना सीखिए, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी, है ना। वो योग में कुछ मुद्राएं सिखाते हैं कि आप बहुत डरने वाले हैं तो सिंह मुद्रा कीजिए, सिंह मुद्रा करेंगे तो थोड़ा आत्मविश्वास आ जाएगा। तो मुद्रा करने से भी बाद में वो भाव निर्माण होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमें जीवन का जो सकारात्मक भाग है वो देखना सीखना चाहिए। सकारात्मक भाग क्या है कि कोई कठिनाई भी आती है तो वो भी एक्चुअली अवसर कठिनाई के रूप में आए। ये हम समझ लेंगे ना, तो हम कठिनाइयों का जीवन में स्वागत करेंगे। हर कठिनाई हमें और कहीं ले जाने के लिए आई। मैं भी विवेकानंद केंद्र से हूँ, वहाँ का एक उत्तम उदाहरण है कि कन्याकुमारी के लोगों ने सोचा कि वहाँ हमें स्वामी जी का स्टैचू खड़ा करेंगे, ठीक है। और विरोध हुआ, सरकार ने अनुमति नहीं दी, और वो इतना बढ़ता गया। कहानी लंबी है, लेकिन बताती हूँ इतना ही कि आखिर एक भव्य स्मारक बनाना पड़ा, क्योंकि 323 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए होना चाहिए। तो अभी पूरा राष्ट्र चाह रहा है, तो एक स्टैचू खड़ा नहीं कर सकते। यानी अवसर क्या था कि एक भव्य स्मारक होगा, उसके बाद एक सेवा संगठन शुरू होगा। ये ईश्वरीय योजना थी, और यदि तुरंत अनुमति मिल जाती तो एक स्टैचू खड़ा हो जाता। तो कठिनाई नहीं थी, वो अवसर आया। इसीलिए जीवन के कठिनाइयों से दब मत जाइए, उनमें जो अवसर है वो ढूंढिए। मेरा कलीग है, वो जिस प्रकार से बोलता है, जो भी कुछ करता है, मुझे गुस्सा ही आता है, समझिए। ऐसा कहीं होता है, तो वो भी एक अवसर है। मैं मेरे क्रोध को विजय कैसे करूं, मैं इस व्यक्ति के गुण कैसे गिनूं, वो भी सीखना है। तो इसीलिए वो तभी आएगा जब हमें जीवन का सकारात्मक अंग हम देख सकते हैं, तभी प्रसन्नता रहेगी। फिर तीसरा है सर्वसमावेश, यानी जो मुझ में है वही सब में है ना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो मैं किसी को नकारती नहीं हूँ जस्ट बिकॉज उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, वो गलत आदमी है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है।
मैं सबको अपनाती हूँ। ये बहुत बड़ा गुण है और ऐसे ही व्यक्ति लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। फिर चौथा आता है सेवा। सेवा के बारे में तो एक सत्र ही होने वाला है, तो वो तो हम देखेंगे। तो सेवा का आधार जो है वो आत्मीयता है। जैसे मैं चल रही हूँ और मेरे हाथ में बहुत अच्छे दाने हैं, मैं खा रही हूँ, आकाश में रंग देख रही हूँ, चप्पल नहीं पहनी और मेरे पाँव में कांटा घुस रहा है, तो मैं क्या करूँगी? ये पाँव की समस्या है, अभी तो मैं आकाश के रंग देख रही हूँ, दाने खा रही हूँ। ऐसा होता है क्या? तुरंत दाने गिर जाएंगे, आँख उधर जाएगी, कांटा बहुत अंदर गया है तो शायद आंखों से आंसू भी आएंगे, ना पाँव हाथ को धन्यवाद कहता है, कुछ नहीं। ये उत्स्फूर्त होता है आत्मीयता के कारण, एक ही संवेदना है। तो मेरे समाज के प्रति मुझे संवेदना है, तो सेवा मेरा सहज स्वभाव होता है। संवेदना कम है तो मैं जानबूझ के सेवा कार्य करूंगी। ऐसे जैसे आप कहते हैं ना, वन वीक फॉर नेशन, इंटीरियर एरिया में जाते हैं, फिर आप वहां की स्थिति देखते हुए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, मैंने और कार्य करना चाहिए, तो सेवा का भाव बढ़ता जाता है। और पांचवा जो है वह है संयम। संयम के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं। शरीर मन जो है वो हमें नीचे ही खींचेगा, कंफर्ट में जाने का प्रयास कराएगा, इजी ऑप्शंस में ले जाने का प्रयास करेगा, तो उसको हमेशा अच्छे इसमें लगा के रखो, आलस में मत जाओ। मन कहता है ना, आज मूड नहीं, हाँ मैं आज नहीं करूंगा, आज मूड नहीं, जो करना है वो करके रहना है। ऐसे मन हमारा सेवक है, हम मन के नहीं है। तो शरीर मन को यदि कार्य में लगाते रहते हैं तो हमारी आत्मशक्ति प्रवाहित होती है। लेकिन ये सारा करने के लिए हमें संयम का अभ्यास करना है। तो संयम का अभ्यास करना है तो क्या क्या करना है? जैसे मैं बस एक दो शब्दों में बताती हूँ कि जैसे हमें स्वाध्याय करना है, नित्य, थोड़ा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का कीजिए। भगवद गीता की एक श्लोक लीजिए, उसका अर्थ पढ़िए, चिंतन कीजिए दिन भर जब भी समय मिले, थोड़ा सा। या कोई जीवन चरित्र लीजिए, बस 5 पेजेस पढ़िए। रोज 5 पन्ने पढ़ने की आदत लगाइए, तो बरस के अंत तक कितना पढ़ेंगे आप? एकदम, है ना, 1500 वगैरह जाते ही पन्ने पढ़ेंगे, यानी हम बहुत पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा होता क्या है, हम कहते हैं जब समय मिलेगा ना मैं ये पढ़ूंगा, और ऐसा होता नहीं। तो स्वाध्याय, फिर अच्छे समूह में रहना, जैसे अभी आप आए हैं, वो रहने से हमारी सिनर्जी बढ़ती है स्वयं के विकास के लिए, आत्म विकास के लिए। तो ऐसे समूह में रहना और कार्य में स्वयं को ढालना। मैं ना तैरना आने के बाद पानी में जाऊंगी। अभी तो मैं तैरने के पुस्तक पढ़ रही हूँ, कैसा तैरना है इसके ऊपर लेक्चर सुनूंगी, और जब तैरना आएगा तब मैं पानी में जाऊंगी। तो आप पानी में कभी जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो मुझे ये सेवा विवाह सब क्या करना है पता नहीं, तो वो आने के बाद मैं आऊंगी सेवा करने, ऐसा नहीं है। हम करने लगते हैं तो आता रहता है, तो उसमें खुद को लगा देना है। हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 घंटा, महीने में 2 घंटा, 4 घंटा, कुछ तो शुरुआत करें। और जैसे मराठी में समर्थ रामदास कहते हैं ना, केल्याने होता आगे आदि केलेची बाकी। तो ऐसा क्या क्या है जो मैं करना शुरू कर दूंगी। Unless I start, nowhere we reach. Nowhere I can reach. So what all I shall start, मेरे व्यक्तित्व विकास के लिए इसका अपना स्वयं का एक कुछ संकल्प या कुछ 1 2 3 4 बिंदु बनाइए और उसमें चलना शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि आप चलते रहेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और जीवन एक सार्थक जीवन जीने का आनंद आपको मिलेगा। और ऐसा सार्थक जीवन आपका हो, ऐसा आपका आत्म विकास हो, ऐसा कहते हुए मैं समाप्त